हाल ही में एमएस धोनी को सीवियर काफ इंजरी हुई थी। ऐसी इंजरीज में प्लेयर को वापस फील्ड पे आने में कितना समय लगता है? एसीएल इंजरी क्या है और फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स में ये इतना कॉमन क्यों देखा जाता है? कोई भी खेल के दौरान जब लैंड करता है वो जमीन पे या फर्श पे और जब घुटना उसमें ट्विस्ट हो जाए तो ये लिगामेंट कई बार टूट जाती है। तो क्या एसीएल इंजरी पेनफुल होती है? एसीएल इंजरी गद्दे की इंजरी जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं उसके साथ होता है, तो इस कारण से ये और भी ज़्यादा पीड़ादायक या पेनफुल हो सकता है। सर, की होल सर्जरी से स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? ये छोटे छेद से हम जॉइंट के अंदर तक जा सकते हैं। चीज़ों को काफ़ी मैग्नीफाइड या काफ़ी बड़ा करके देखते हैं, जैसे हम लेंस या फिर दूरबीन से देखते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा हाथ होता है उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट्स लंबे होते हैं, तो इस माध्यम से आर्थ्रोस्कोपी से वो सर्जरीज जो पहले शायद पूरी लंबे चीरे के साथ होती थी, अब छोटे चीरे से संभव हो पाती है। सर, नी पेन कब नॉर्मल होता है और ये नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तक कब पहुंच जाता है, ये कैसे पता लगेगा? आपको रात में भी नींद उससे डिस्टर्ब हो रहा हो या 100 मीटर तक भी आप आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, वैसी परिस्थितियों में फिर आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सर, देखा जाता है बुजुर्गों में कि उन्हें अगर कहीं दर्द हो रहा है किसी जॉइंट पे तो अक्सर सरसों का तेल लेके बहुत ही प्रेशर देके मालिश करवाने लगते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। गलत तरीके से मालिश किया गया या जैसे हम लोग देखते हैं लोग जोड़ सुटवाने जाते हैं, हाँ, जो बोन सेटर्स वगैरह, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ खतरनाक हो सकता है और उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। Healthy Life Show presented by Paras HSC Hospital. जब बात हो आपके परिवार की सेहत की तो भरोसा कीजिए ऐसी चिकित्सा सेवाओं पर जो हर कदम पर आपके साथ हो। पारस HEC हॉस्पिटल, जहां अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर और आधुनिक तकनीक मिलकर देते हैं विश्व स्तरीय उपचार। 300 बेड की मल्टी सुपर स्पेशलिटी सुविधा, अत्याधुनिक डायग्नोसिस और 24/7 इमरजेंसी एवं ट्रॉमा केयर। अब अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी टेक्नोलॉजी के साथ अधिक सटीक, सुरक्षित और प्रभावी सर्जरी, जिससे मरीजों को मिले बेहतर परिणाम और तेज रिकवरी। पारस हॉस्पिटल रांची सिर्फ उपचार नहीं करता, हम नई तकनीक जैसे कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रोबोटिक सर्जरी द्वारा सुरक्षित, बेहतर और सटीक इलाज करते हैं। आज हमारे साथ हैं जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निर्मल, जिन्होंने स्पोर्ट्स इंजरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, स्पाइन डिसऑर्डर और पेल्विक इंजरीज का सालों से ट्रीटमेंट किया है और उन्हें एक बहुत बेहतर एक्सपीरियंस है, जिससे उन्होंने हजारों जिंदगियों को पेन फ्री लाइफ जीने में मदद की है। तो चलिए डॉक्टर साहब से कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानते हैं जो शायद आप भी कभी ना कभी पूछना चाहते हो। वेलकम सर। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं डॉक्टर निर्मल कुमार और मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, आर्थ्रोस्कोपी, आर्थोप्लास्टी, इन तरह की जटिल समस्याओं को का ट्रीटमेंट में सहयोग करता हूँ। तो सर, एसीएल इंजरी क्या है और फुटबॉलर्स और क्रिकेटर्स में ये इतना कॉमन क्यों देखा जाता है? एसीएल हमारे घुटने के अंदर एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट है, जो टीबी और फीमर, जो दो हड्डियां जिनसे हमारा नी जॉइंट बनता है, उनको स्थिर रखने में मदद करता है। तो यूजुअली जब कोई भी खेल के दौरान जब लैंड करता है वो जमीन पे या फर्श पे और जब घुटना उसमें ट्विस्ट हो जाए तो ये लिगामेंट कई बार टूट जाती है। सर, क्या एसीएल इंजरी पेनफुल होती है? बिल्कुल होती है और ये स्थिरता के लिए ज़रूरी है। और कई बार ये एसीएल इंजरी गद्दे की इंजरी जिसको हम मेनिस्कस बोलते हैं उसके साथ होता है, तो इस कारण से ये और भी ज़्यादा पीड़ादायक या पेनफुल हो सकता है। सर, ऑर्थोस्कोपिक क्या है और ये किन स्पोर्ट्स इंजरी में यूज होती है? आर्थ्रोस्कोपी एक मैं कहूँगा ट्रीटमेंट का जरिया है या फिर एक तरह की सर्जरी है, जो आम भाषा में हम की होल या छोटी छेद से किए जाने वाली सर्जरी को बोलते हैं। और ये दो तरीके से की जाती है। डायग्नोस्टिक, यानी जब हम कोई चीज़ को और बेहतर समझना चाहते हैं, उसकी एग्जैक्ट क्षति को नापना या मापना चाहते हैं, तो जोड़ में जाने के लिए आर्थ्रोस्कोप यानी दूरबीन का इस्तेमाल करते हैं, तो उसे हम डायग्नोस्टिक आर्थ्रोस्कोपी कहेंगे। और अगर उसी माध्यम से हम चीज़ों का इलाज कर रहे हैं तो उसे थेराप्यूटिक आर्थ्रोस्कोपी कहेंगे। सर, लिगमेंट टियर और मसल टियर दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, मसल तो मांसपेशी होती है, जो हम सभी को पता है
वो मूवमेंट में या फिर हमारे चलने फिरने में मददगार होते हैं। लेकिन लिगामेंट वो ढांचा या संरचना है जो दो हड्डियों को जोड़ कर रखता है। तो ये जोड़ के पास होती है और ये जोड़ के स्थिरता प्रदान करती है। तो लिगामेंट जोड़ की स्थिरता के लिए है, मांसपेशी हड्डियों को या जोड़ों को चलाने के लिए है। सर, की होल सर्जरी से स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? देखिए, ये तकनीकी एडवांसमेंट है और जो चीज़ हम पहले पूरा जोड़ को खोल के करते थे, उसकी जगह पे छोटा चीरा जो लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर का होता है, उसके माध्यम से जो छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आर्थ्रोस्कोप कहते हैं, और बाकी चीज़ों को काम करने के लिए। तो एक तरीके से हमारा ये छोटे छेद से हम जॉइंट के अंदर तक जा सकते हैं। चीज़ों को काफ़ी मैग्नीफाइड या काफ़ी बड़ा करके देखते हैं, जैसे हम लेंस या फिर दूरबीन से देखते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा हाथ होता है, उसकी जगह इंस्ट्रूमेंट्स लंबे होते हैं। तो इस माध्यम से आर्थ्रोस्कोपी से वो सर्जरीज जो पहले शायद पूरी लंबे चीरे के साथ होती थी, अब छोटे चीरे से संभव हो पाती हैं। सर, हाल ही में MS धोनी को सीवियर काफ इंजरी हुई थी। ऐसी इंजरीज में प्लेयर को वापस फील्ड पे आने में कितना समय लगता है? देखिए, काफ मसल एक इम्पॉर्टेंट मसल है और इसका जो इंजरी या स्ट्रेन जिसे हम कहते हैं, खिंच जाना, ये हमारा इस पर डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री की है। उसमें डिग्री होती है, बट अमूमन ये 6 से 8 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि एक बड़ा मसल है और बड़ा ये चोट हो सकता है। तो ऐसे में ये काफ़ी कॉमन है। और हाइड्रेशन की कमी या आप जब अपनी क्षमता से विपरीत चले जाते हैं या ज़्यादा आप करते हैं, तो ऐसे में काफ इंजरीज कॉमन है। प्लेयर्स को कितने समय तक प्रॉपर आराम करना चाहिए? जैसे मैंने कहा, डिग्री पे डिपेंड करता है। तो अगर बहुत माइनर डिग्री की ये काफ मसल पुल है, तो ये कुछ दिनों में भी 1 हफ्ता काफ़ी रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा सीवियर डिग्री है, जिसमें मसल या टेंडन जो जंक्शन है उसमें सीवियर इंजरी हुई है, तो इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, जिसमें 8 से 12 हफ्ते अमूमन लग सकते हैं। नी पेन कब नॉर्मल है और सर ये कब खतरनाक लेवल तक पहुंच सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो इंजरी जिसमें आपको नी पेन जो लगभग सारे उपाय के बाद भी लगभग ये 6 हफ्ते या उससे ज़्यादा तक रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये चिंता का विषय है। क्योंकि इसमें फिर या तो गद्दा जिसे मेनिस्कस कहते हैं उसकी इंजरी, या फिर जो चिकना सतह होता है हमारे जोड़ का, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, उसकी इंजरी की संभावना है। और भी खतरनाक या ज़्यादा जो गंभीर चोटें हो सकती है, वो हड्डी की चोट या हड्डी का टूटना। तो ऐसी परिस्थितियों में ये चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए। सर, नी पेन कब नॉर्मल होता है और ये नी रिप्लेसमेंट की जरूरत तक कब पहुंच जाता है, ये कैसे पता लगेगा? देखिए, नी रिप्लेसमेंट की नौबत तब आती है जब जॉइंट आपका काफ़ी आर्थराइटिक हो जाए, पूरा घिस जाए, और हम उसे कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट ग्रेड्स में। तो अगर हड्डी हड्डी को छू जाए, जिसे हम ग्रेड 4 बोलते हैं अपनी भाषा में, वैसी स्थिति में विकार बहुत ज़्यादा हो, टेढ़ापन बहुत ज़्यादा हो, वैसी स्थिति में, और ऐसा दर्द जो नॉर्मल दवाइयों से, दर्द निवारक जो सबसे सेफेस्ट किसी मरीज के लिए हो सकता है, उसकी मात्रा बढ़ती जा रही हो, आपको रात में भी नींद उससे डिस्टर्ब हो रहा हो, या 100 मीटर तक भी आप आसानी से नहीं चल पा रहे हैं, वैसी परिस्थितियों में फिर आपको नी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। सर, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट नॉर्मल सर्जरी से कितना बेटर होता है? देखिए, एक तकनीकी एडवांसमेंट है। जैसे जैसे हम एडवांस कर रहे हैं, हम चीज़ों को तकनीक पे ज़्यादा निर्भरता हमारी जा रही है, और वो स्वाभाविक भी है। तो इसी क्रम में पहले नेविगेटेड TKR या रिप्लेसमेंट्स हुआ करते थे, बाकी जॉइंट्स के लिए भी उतने ही कारगर हैं। तो अब एक स्टेप आगे बढ़कर हम रोबोटिक की बात कर रहे हैं। रोबोटिक में बेसिकली सब चीज़ प्री प्लान्ड होता है, और रोबोट आपके हिसाब से, आपके कहे अनुसार उस चीज़ को सटीक तरीके से करता है। तो अगर ओवरऑल पूछें तो हर मामले में तो नहीं कहूँगा, क्योंकि अधिकांश केसेस में रोबोटिक या बिना रोबोटिक विकल्प लगभग सेम आने हैं, रिजल्ट सेम आने हैं। लेकिन उन चीज़ों में या उन केसेस में जहाँ तकनीकी तौर पे ज़्यादा सटीकता चाहिए, वहाँ पे रोबोट निश्चित तौर पे बेहतर रिजल्ट देगा। सर, जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद इम्प्लांट्स कितने साल तक चलते हैं? अब देखिए, ये टोटली इस पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि कोई भी जो कृत्रिम सतह है, वो जब आपस में भिड़ेंगे या जब रगड़ मारेंगे, तो उनका एक अपना लाइफ कम होना स्वाभाविक है। तो अमूमन जो हम मानते हैं वो 15 से 20 साल है।
और मेरे 15 से 20 साल के कहने का मतलब ये है कि 90% ऑफ द जो ये है 90%, 10 में से 9 लोगों का 15 से 20 साल निश्चित तौर पे अगर अच्छे से किया गया है तो चलना ही चलना चाहिए। सर टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, पहले तो ये रिप्लेसमेंट ये समझना है कि पूरे घुटने को हम नहीं बदलते जी। सिर्फ जो घिसा हुआ सतह है उसको बदलते हैं। तो रिप्लेसमेंट की जगह अगर इसे हम रिसर्फेसिंग कहें तो ज़्यादा शायद टेक्निकली वो सही ये होगा। जहाँ तक पूर्ण और अर्ध की बात है या टोटल और पार्शियल रिप्लेसमेंट, जब दोनों ही सतह हमारे खराब हो जाए, दोनों भाग मीडियल और लैटरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, तब हम उस सतह को बदलते हैं, उसके पूर्ण या टोटल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। और जब सिर्फ एक भाग, एक आधा भाग ही हमारा खराब हो, जिसे हम बदल रहे हों, तो उसे फिर पार्शियल रिप्लेसमेंट कहते हैं। सर आर्थराइटिस से बचने के लिए कौन सी प्रिकॉशन जरूरी है? देखिए, आर्थराइटिस से बचने के लिए आपको पहले ये समझना है कि आपको अपने हड्डियों का ख्याल रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली हड्डी के ऊपर ही जो सतह होती है वो जोड़ बनाती है। साथ ही साथ आपको किसी भी चोट को गंभीरता से लेना है, क्योंकि खास कर ऐसे चोट जो मेनिस्कस या गद्दे से जुड़े हुए हों या उनके रूट्स, कई बार जो जड़ें होती है वो खड़ जाती हैं, तो ऐसे में आर्थराइटिस काफ़ी तेज़ी से आ सकता है। दूसरा है कि आपको अपने वजन का ख्याल रखना है, और खास करके जब एक बार आर्थराइटिस चालू हो जाए या किसी भी स्टेज में आ जाए, प्रारंभ हो जाए, तो आपको वजन को निश्चित तौर पे कम करना है। नियमित तौर पे मांसपेशियों का व्यायाम करना है, ताकि मांसपेशियां अगर आपकी सही से मजबूत रहेंगी तो आपके जोड़ों पे कम असर आएगा और आप आर्थराइटिस से बच सकते हैं। आर्थराइटिस हो भी जाए तो आपका घुटना ज़्यादा समय तक आपका साथ दे सकता है। सर एक धारणा लोगों में बनी हुई है, खासकर एल्डरली पीपल में, कि अगर वो घुटने का नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं तो उसके बाद उनके घुटने में बहुत तरीके की दिक्कत आती हैं और लोग अक्सर कतराते या बचते हैं। तो इसके बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि कई भ्रांतियां हैं घुटने प्रत्यारोपण को लेके या नी रिप्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। तो पहले मैं ये कहूँ कि भ्रांतियां इसलिए हैं क्योंकि जानकारी की कमी है। जिस चीज़ को हम समझते नहीं है उसको लेके डरते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है, और इस सदी का मैं कहूँगा, इस सदी का अगर लास्ट 100 ईयर्स की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, तो सबसे सफलतम शल्य चिकित्सा में से एक है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, गुणवत्ता जो है उसको काफ़ी बेहतर कर देता है, आपको इंडिपेंडेंट बना देता है, और सही तरीके से और सही हाथ से किया गया सर्जरी निश्चित तौर पे आपको अगले 15 से 20 साल के लिए बिल्कुल दर्द मुक्त कर देता है। तो किसी तरह से डरने की बात नहीं है, और जो भी है वो भ्रांतियां हैं। तो देखा जाता है बुजुर्गों में कि उन्हें अगर कहीं दर्द हो रहा है किसी जॉइंट पे, तो अक्सर सरसों का तेल लेके बहुत ही प्रेशर देके मालिश करवाने लगते हैं। तो इसके बारे में कुछ बताएं कि सर क्या ऐसे में आराम उन्हें मिलता है या फिर एक मिथ है और वो उन्हें किसी खतरे की ओर ले जा रहा है? नहीं, देखिए, मालिश, हल्की मालिश मैं कहूँगा हमेशा फायदेमंद है। तो शरीर में कहीं भी मालिश हो, उससे क्या होता है, जो हमारा ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको दर्द निवारक का काम करते हैं, और इनफैक्ट आपका मूड एलिवेटर भी होते हैं वो। तो मालिश बुरा तो नहीं है, लेकिन गलत तरीके से मालिश किया गया, या जैसे हम देखते हैं लोग जोड़ सुटवाने जाते हैं, हाँ। जो बोन सेटर्स वगैरह, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ खतरनाक हो सकता है, और उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो अगर हड्डियाँ खास करके कमजोर हैं, जो ओल्ड एज में काफ़ी कॉमन है ऑस्टियोपोरोसिस में, वहाँ सावधानी की जरूरत है। तो हल्की मालिश बिल्कुल हाँ करा सकते हैं, और गलत तरीके से मालिश बिल्कुल वर्जित रहेगा। सर पीआरपी थेरेपी क्या है और ये जॉइंट पेन में कैसे काम करती है? देखिए, पीआरपी ऐसे समझे कि जो खून है हमारा, उसमें कई ऐसे तत्व हैं जिनको अगर हम उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लें, निकाल लें, तो उसको हम क्या करते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, यानी काफ़ी तेज़ गति से उसकी जब हम घुमाते हैं तो जो हमारा मनचाहा चीज़ है वो सेडिमेंट कर जाता है, नीचे उसकी परत आ जाती है। उसे जब हम लेते हैं तो उसमें जो हमारा प्रोटीन रिच प्लाज्मा है, वो बेसिकली हम उसी को पीआरपी कहते हैं, और वो उसका रीजनरेटिव या कहीं कुछ चीज़ों में को वो बेहतर कर सकता है, जिसमें सूजन कम करना हो या फिर कुछ चीज़ों को फिर से रीग्रो कराने में मदद कर सकता है। तो कुछ हद तक जैसे शोल्डर है हमारा, जहाँ रोटेटर कफ की इंजरीज होती है, या जो लिगामेंट टूट जाती हैं या फट जाती हैं, या आर्थराइटिस के अर्ली स्टेजेस में, उसमें ये सूजन कम करने से लेके कुछ हद तक चीज़ों को रीजनरेट यानी कार्टिलेज को पुनः स्थापित करने में मदद करता है। वैसी परिस्थितियों में पीआरपी का एक अच्छा रोल हो सकता है।
सर आज के टाइम में जैसे देखा गया है कि हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति मोटापे से जूझ रहा है, तो ओबेसिटी और रॉन्ग पोस्चर एक इंसान के हड्डियों पे कितना असर कर सकती है? देखिए, ओबेसिटी निश्चित तौर पे आपके जोड़ों पे, खास करके अगर हम बात करें कूल्हे पे और घुटने की, इस पे काफ़ी जोर देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप 5 किलो वज़न भी कम करते हैं, तो जो थर्स्ट है या जो प्रभाव या जो जोर पड़ता है हमारे जोड़ों पे, वो लगभग 1/3 हो जाता है। इसलिए जब भी आर्थराइटिस या जोड़ के दर्द से लोग आते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले वज़न कम करने की बात कहते हैं। तो निश्चित तौर पे वज़न का हमारे हड्डियों और जोड़ों के स्वास्थ्य से डायरेक्ट कनेक्शन है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो हमारा पोस्चर है, हम जिस तरीके से आप बैठते हैं या अपने स्पाइन के अलाइनमेंट को मेंटेन करते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। और ख़ास करके तब जब हमारा स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, तो गलत पोस्चर में अगर आप गर्दन का इस्तेमाल करेंगे, तो उस पे जो आज की डेट में जितना प्रभाव या उस पे जो एक फ़ोर्स जनरेट हो रहा है, वो लगभग आपके बॉडी का 1/3 हो सकता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि पोस्चर मेंटेन किया जाए, अदरवाइज़ फिर आपको गर्दन के दर्द और पीठ या कमर के दर्द से जूझना पड़ सकता है। सर पेल्विक फ्रैक्चर क्या होता है और ये बॉडी में कब सीरियस साइन बन सकता है? देखिए, जो हमारा कमर का हिस्सा है वो हम उसको पेल्विस कहते हैं, और ये इसी का एक जोड़ जो हमारा कूल्हे का जोड़ या हिप जॉइंट बनाता है। पेल्विक इंजरीज़ एक मैं कहूँ कि काफ़ी हाई वेलोसिटी या जब काफ़ी ज़ोरदार इम्पैक्ट होता है, तभी उस तरीके के सिनेरियो में, या कोई ऊँचाई से गिर जाए, तो वैसे में आपका पेल्विक इंजरीज़ होता है। और ये एक हाई एंड सर्जरीज़ या कह लें स्किल है। तो इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि पेल्विक इंजरीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि उससे आपके स्पाइन और लोअर लिम्ब यानी कि नीचे पैर दोनों को प्रभावित कर सकता है, आपके जोड़ को परमानेंटली ख़राब कर सकता है। और अक्सर मैं देखा हूँ कि बाकी इंजरीज़ को तो लोग प्रायोरिटी देकर ऑपरेशन करा लेते हैं, बट पेल्विक इंजरीज़ नेग्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत कम लोग हैं सर्जन्स के तौर पे भी जो पेल्विक इंजरीज़ को डील करते हैं। तो पेल्विक इंजरीज़ को हमेशा प्रायोरिटी देना चाहिए। और आखिर में कहूँगा कि पेल्विक इंजरीज़ जो होती हैं, वो थोड़ी बाकी जोड़ या हड्डियों से अलग होती हैं, और इनका काफ़ी तेज़ी से अगर हड्डी बन जाए, तो इसे 6 हफ्ते के बाद फिर से मतलब ठीक कर पाना मुश्किल होता है। इसलिए इसमें टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको पहले प्रायोरिटी देना चाहिए बनस्पत इसके जो बाकी हड्डियाँ, क्योंकि उनको हम बाद में भी डील कर सकते हैं। सर रोड एक्सीडेंट में पेल्विक फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट जो होता है वो इस तरीके से होता है, क्योंकि जो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी जिसे कहते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपको क्या मिलता है। तो चूँकि हमारे जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो हेवी हाई वेलोसिटी या तेज गति की वजह से होते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन या डीएक्सेलरेशन के क्रम में या फिर जो साइड इम्पैक्ट्स होते हैं, उस क्रम में ये पेल्विस हमारा अक्सर चपेटे में आ जाता है। और इसकी बनावट ऐसी है कि इसको आप सही टाइम पे या कोशिश करके भी उस वक्त आप इंजरी के इम्पैक्ट से हटा नहीं पाते। इसलिए पेल्विक इंजरीज आज के समय में जैसे जैसे हमारी गतिशीलता बढ़ रही है, हम ज़्यादा हाई वेलोसिटी या ज़्यादा तेज़ी से कहीं भी जाने आने की कोशिश कर रहे हैं, इसका संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो सर कई खिलाड़ियों में देखा जाता है उन्हें कभी चोट लग गई और वो दर्द को वो स्प्रे लगा के उस टाइम तो कंट्रोल कर लेते हैं और उन्हें लगता है वो दर्द ठीक हो गया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है चोट का, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं उनके अंदर प्रेशर है परफॉर्म करने का, तो वो चाहते हैं कैसे भी दर्द कम हो जाए, या दर्द कम हो गया तो वो फिर से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि किसी भी दर्द को या दर्द का कम होना ये सूचक कतई नहीं है कि आपका चोट गंभीर नहीं हो सकता। और सिर्फ आप शॉर्ट टर्म में ना सोचिए, लॉन्ग टर्म में सोचिए, आपका एक लंबा कैरियर उससे जुड़ा हुआ होता है। और अदरवाइज भी हम देखें तो स्वस्थ जोड़ों के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी क्षति हुई है उसका संपूर्ण आंकलन हो और कंप्लीट रिकवरी हो, ताकि आगे चलकर वो कुछ ऐसी समस्या या ऐसे परिणाम ना दे जो बाद में बदलना मुश्किल हो जाए। तो शॉर्ट टर्म नहीं, हमें लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए। और दर्द का कमना कभी भी किसी क्षति का गंभीर नहीं होना का सूचक नहीं है, और दर्द का कम होना एक प्रक्रिया है। लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी चोटें होती हैं, खास करके मेनिस्कस का मैं कहूँगा, जोड़ में घुटने का जो गंदा है, अगर उसे हम नज़रअंदाज किया या सही समय पे उसको हील करने के लिए इंटरवीन नहीं किया, तो आने वाले समय में आपके पूरे घुटने को खराब कर सकता है। सर हमारे व्यूअर्स को
3 हेल्दी टिप्स बताएं जिनसे वो अपनी बोन का ख्याल रख सकते हैं और टाइम टाइम पे खुद से भी एग्जामिन कर सकते हैं कि उन्हें अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो पहला मैं कहूँगा कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ये समझ के चलें कि हड्डी सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनी होती है, प्रोटीन मेन ढांचा है। तो आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, जिसमें प्रोटीन और कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो धूप सेवन की आदत डालिए, वो नेचुरली बनता है। दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लाइफस्टाइल में मैं कहूँगा कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। तीसरा इसमें है कि आप जब भी कोई चोट लग जाए, खास करके मैं उन लोगों को बोलूँगा जो वीकेंड वॉरियर्स हैं, खास करके जो सप्ताह के आखिर में शनिवार या रविवार को खेलने में विश्वास रखते हैं, सावधानी बरतें, अपने शरीर को वार्म अप करें, पहले तैयार करें किसी खेल के लिए और तभी खेलें। खेलने से मना नहीं है, बट खेलने से पहले शरीर को तैयार करना है, ये जरूरी होगा, तभी आप चोटों से बच सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ सवाल डॉक्टर से। अगर आपके पास भी कुछ सवाल हैं तो उन्हें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें, हम उन सवालों के जवाब आप तक जरूर लाएंगे। तब तक देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो में श्रुति आपके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।